तो दोस्तों बहुत दिन बाद हम इस चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आएगी क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। ये कहानी है वूया नाम के एक मामूली से लड़के की जो कि सेट का एक सर्वेंट हुआ करता था। उसके ऊपर अत्याचार करना तो बिल्कुल मामूली सी बात थी। जो भी सेट के पावरफुल बंदे होते वो बिना मतलब के ही झूठा इल्जाम लगाकर बस वूया को मारने की कोशिश किया करते थे। बेचारा वूया सबसे लड़ तो नहीं पाता था लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता था। कमजोर होने की वजह से सभी अत्याचार सहता रहता। लेकिन जब एक बार हद पार हो जाती है और दुश्मन उसके अंकल की जान लेने की कोशिश करते हैं तो वूया के सब्र का बांध जाता है। वो दुश्मनों से लड़ने के लिए जा चुका था। कमजोर होने की वजह से वो यहाँ पर भी हार तो जाता है लेकिन तब होता है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार। उसको करीब 1 लाख साल पहले के बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल की पावर की इनहेरिटेंस मिल जाती है। वो इनहेरिटेंस इस तरह से थी कि वो वूया को अपने सफर में बहुत ज्यादा आगे ले जाती है। वूया आगे चलकर अपनी एक नई जर्नी शुरू करता है। जितना भी वो कमजोर हुआ करता था, जितने भी लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया था, वूया ठान लेता है कि वो सबको उनकी औकात दिखाएगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि हेवन भी उसके सामने झुकेगा। आसमान, जमीन, हेवन और अर्थ सबको झुकाने के लिए अपने सामने वूया तैयार था। इस सफर में लव, रिवेंज, पावर, कल्टीवेशन सब कुछ आपको भरा मिलने वाला है। ये सीरीज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि इतना इंट्रो काफी होगा। अब हम यहाँ से सीरीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है जूजियान क्लिफ के सीन दिखाते हुए। ये क्लिफ था हेवन में बना हुआ। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी होती है। इस बच्ची का नाम था मिंगलोंग। पर तभी आसमान के अंदर से आवाज आती है और आवाज जो आ रही थी वो मिंगलोंग से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस टेक्निक को कल्टीवेट किया जिसको कल्टीवेट करना बैन था। उसे कल्टीवेट करना अलाउड ही नहीं था जिसे तुमने कल्टीवेट कर लिया है। और उसको कल्टीवेट करने के बाद तुमने बहुत सारे डीमंस को भड़का दिया जो कि टोटल 10,000 डीमंस बनते हैं। और वो 10,000 डीमन अब हेवन के खिलाफ जाने को तैयार हैं। ये करके ना तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए आज हम हेवन के कोर्ट से आए हुए हैं तुम्हें तुम्हारे कामों की सजा देने के लिए। तो मिनलोंग तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा तुम्हारे इस काम की वजह से। हेवन के कोर्ट से जितने भी बंदे आए हुए थे वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ताकि मिनलोंग की जान ली जा सके। लेकिन मिनलोंग कहती कि बस यार, तुम फॉर्मेशन बनाते हो कि ढोल पीट रहे हो? कितना मेरे कानों में दर्द हो रहा है। थोड़ा आराम से फॉर्मेशन बनाओ ना। लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो जो मिनलोंग थी अपने कान के अंदर से एक स्टिक बाहर निकालती है। वो स्टिक कोई मामूली स्टिक नहीं बल्कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जिसके सामने हेवन भी जल्दी नहीं टिक सकता। जो भी फॉर्मेशन यहाँ पर कोर्ट के मेंबर बना रहे थे उनके ऊपर तो मिनलोंग अपनी स्टिक की मदद से टूट पड़ती है। एक के बाद एक करते हुए उसने स्टिक को घुमाकर सभी कोर्ट मेंबर की वाट लगाना शुरू कर दिया था। कोर्ट मेंबर तो कुछ भी नहीं कर पाते मिनलोंग के सामने और मार मार कर वो उनकी हालत बुरी कर देती है। कोर्ट के मेंबर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिनलोंग के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो कमजोर नहीं थे। वो हेवन के कोर्ट वाले मेंबर हैं तो पावर तो उनके पास होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो मिनलोंग का मुकाबला कर सके। कोर्ट मेंबर की वाट लगाने के बाद मिनलोंग कहती है आसमान की तरफ देखते हुए कि जेड एम्परर, क्या तुम वहीं पर छुप कर बैठे रहोगे? खाली अपने मेंबर को भेजोगे? तुम नहीं आना चाहते क्या? जरा तुम भी बाहर आओ और यहाँ पर खेल का मजा लो। मैं तुमसे भी लड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर जेड एम्परर जो था वो यहाँ पर मिनलोंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत ना कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है तो मुझे खुद आकर तुम्हें मारना पड़ेगा। इसके बाद आसमान फाड़ कर जेड एम्परर की एक हाथ बाहर निकल कर आता है। वो उंगली इतनी बड़ी थी कि उंगली के सामने चूंटी जैसी होती है मिनलोंग। लेकिन मिनलोंग को डर नहीं लगता। वो अपनी स्टिक लेकर, अपनी पावर लेकर सीधा भिड़ जाती है उस जेड एम्परर के हैंड के साथ। जेड एम्परर था बहुत ज्यादा पावरफुल जिस वजह से मिनलोंग का अटैक उसके ऊपर अच्छी तरह से नहीं लग पाता। मिनलोंग अकेली थी और उसके सामने हजारों कोर्ट के मेंबर और जेड एम्परर भी था जिस वजह से मिनलोंग अच्छी टक्कर तो देती है लेकिन आखिरकार उसकी यहाँ पर हार होने लगी थी। वो हार होने से पहले ही कह देती है कि मैं पूरे हेवंस को बर्बाद कर दूंगी। देख लेना तुम्हारी बर्बादी का दिन बहुत करीब है। इतना कहते साथ ही वो खुद को अपने स्टिक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसकी स्टिक एक थोड़ी सी एकदम छोटी बन चुकी थी और छोटी बनने के बाद वो आसमान में ही कहीं खो जाती है। मिनलोंग तो स्टिक के साथ खो गई थी लेकिन उसका बदला भी अधूरा रह गया था हेवन से मुकाबला करने का। जिसके बाद हमें एक सेट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है स्वॉर्ड सेट। वहाँ पर वूया नाम के एक मामूली से लड़के को बांध कर रखा गया था और उसके ऊपर जाओ नाम का एक बंदा अत्याचार कर रहा होता है। वो उसको बहुत
कोड़े से मार रहा था। मारते हुए वो उससे कह रहा था कि बता, तूने ही क्रेन बर्ड को वो जहर देकर मारा है ना? तुझे पता भी है कि वो जो बर्ड था वो हमारे इमॉर्टल मास्टर सीतू का सबसे खास बर्ड था, उसको तूने मारकर बहुत बड़ी गलती की है। वो यह कह रहा था कि मैं तुम्हें कितनी बार समझू कि मैंने बर्ड को नहीं मारा, आखिर मैं उस बर्ड को क्यों मारूंगा? एक बार में तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आता है क्या? तो जाओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, कहीं के राजकुमार हो गया तुम जो इस तरह का एटीट्यूड मेरे सामने दिखा रहे हो? गुलाम हो तो अपनी औकात मत भूलो। तुमने मारा हो या नहीं मारा हो, सजा तो तुम्हें ही मिलेगी, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी थी उन बर्ड्स को संभालने की। खाना तुम उनको देते हो तो जहर क्या कोई और डाल के जाएगा? तू ही यहाँ पर उस बर्ड को जहर देकर मारा है, तो सजा काटने के लिए तू तैयार हो जा। कबूल करता है अपना अपराध की नहीं करता है? बोल जल्दी बता, वरना यहाँ पर कुत्ते की मौत मारूंगा। मर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि तूने ही यहाँ पर उस बर्ड को मारा है। बस वो यह इतना कह रहा था कि मैंने एक बार कहा है, मैं 100 बार कहूंगा, मैं 1000 बार कहूंगा कि मैंने उस बर्ड को नहीं मारा। अब जो मेरे 1000 बार कहने से सच झूठ या झूठ सच में नहीं बदल जाता। तो जाओ कहता है कि अच्छा बहुत बढ़िया, लगता है ना तू आज मेरा कोड़ा तोड़वा कर रहेगा। तुझे इतना मारूंगा जब तक कि मेरा ये कोड़ा ना टूट ना जाए। जरा मेरे कोड़े की भी तो आज क्वालिटी चेक होनी चाहिए ना, नया नया खरीदा है इसको मैंने। लेकिन तभी वहां पर वूया के अंकल आ जाते हैं जिनका नाम अंकल सू था। अंकल सुन यहाँ पर जाओ से कहते कि प्लीज इसको मत मारो, ये तो सिर्फ 2 साल पहले ही यहाँ पर आया है, इसको यहाँ के रूल नहीं पता कि क्या किए जाते हैं क्या काम नहीं किए जाते हैं। इससे गलती हो गई, इसके बदले मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ। वूया को जान से मत मारो, उसकी जान बख्श दो। लेकिन वूया अंकल सुन से कहता है कि इसके सामने ना गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नंबर कप्ता आदमी है, ये आपकी बात नहीं सुनेगा, तो इसके सामने बोलकर भी मतलब नहीं है। तभी वहां पर इमॉर्टल सीतू जो था वो यहाँ पर पहुंच चुका था, जिसने ही जाओ को ऑर्डर दिया था पता लगाने के लिए कि किसने मेरे खास बर्ड को मारा है। सीतू यहाँ पर आकर जाओ से कहता है कि देख रहा है कितनी रात हो गई, अब तो सुबह भी होने वाली है, तुझे छोटा सा काम दिया था इसके मुंह से उगलवाने का कि इसने मेरे बर्ड को मारा है या नहीं मारा, तू अभी तक के ये काम नहीं करवाया, अब क्या जिंदगी भर दूं इस चीज का प्रूफ निकालने के लिए तुझे? जाओ कहता है कि सीतू मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये लड़का है ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, मैं बहुत मार चुका हूँ वूया को, लेकिन मारने को तैयार ही नहीं कि इसने उस बर्ड को मारा है, लेकिन मैं इसको मना लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। तो सीतू कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने अभी तक के ना ढंग से अत्याचार इस वूया के ऊपर किए ही नहीं है, अच्छे से अत्याचार किया होता ना तो इसकी जुबान अपने आप चल जाती। रहम दिखा रहा है क्या तू इसके ऊपर? देख आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपने ना 5 कदम बढ़ाऊंगा, अगर मेरे 5 कदम बढ़ने से पहले इस वूया ने कबूल नहीं किया कि इसने उस बर्ड को मारा है तो मैं सारा आरोप तेरे ऊपर लगा दूंगा कि तूने ही यहाँ पर बर्ड को मारा है और तेरी जान ले लूंगा। तो मेरे 5 कदम बढ़ने का तेरे पास टाइम है, उगलवा ले इस वूया से कि इसने उसको मारा है या नहीं मारा। जो सुनकर जाओ की हालत खराब हो जाती है, वो जल्दी से भागकर वूया के पास आता है, उसको कुत्तों की तरह मारते हुए कहता है कि जल्दी बोल देना कि तूने मारा है, वरना ये सीतू मेरी जान ले लेगा, जल्दी कबूल कर कि तूने बर्ड को मारा है। अंकल सुन जो था वो यहाँ पर आकर सीतू से कहता है कि प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी जिम्मेदारी थी उन बर्ड्स को खाना खिलाने की, मुझसे ही गलती हो गई होगी जिस वजह से वो बर्ड्स मारे गए। आपको किसी को सजा देनी है ना तो आप मुझे दे सकते हैं, बेचारे वूया को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तो सीतू कहता है कि अच्छा बुढ़ाऊ, तू अब मुझे सिखाएगा कि मुझे किसको सजा देनी है और किसको नहीं सजा देनी है, इतनी हद बढ़ गई है क्या तेरी? लगता है ना उसके साथ तुझे भी पिसने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। वो ऐसा धक्का मारता है कि अंकल सुन जो था वो उड़कर दूर फेंका जाता है, बेचारा वो तो बूढ़ा ही था, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। सीतू जाओ से कहता है कि जा पहले इस अंकल सुन जो है ना इसको भी 2-4 कोड़े तो मार, ज्यादा बोलने लग गया है मेरे बातों के बीच में, इसको भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ ना तो कोई तीसरा बीच में ना बोले। तो वो जो जाओ था अब यहाँ पर अंकल सुन को मारने के लिए जाने लगा था, पर वो पहला ही कोड़ा क्या अंकल सुन के ऊपर चला था, वो यह अपना चेन तोड़कर आजाद होता है, कोड़े को हाथ से पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब से तुम लोगों ने मुझे परेशान किया, मुझ पे अत्याचार किया, मुझ पे झूठा आरोप लगाया और मुझे कुत्तों की तरह मारा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन जब तुमने अब यहाँ पर मेरे अंकल सुन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है ना तो बस अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जो करना था मुझ पे करना था ना कि मेरे अंकल के ऊपर। जाओ कहता है कि अच्छा तो तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, तेरी भी जुबान नहीं चलने लग गई, आंखें नीचे करके मुझसे बात कर वरना आंखें नोच लूंगा तेरी। वो उसको और ज्यादा मारने की कोशिश करता है लेकिन वो या तो बहुत मारता है उसको, और मारने के बाद वो सीधा एक घसीट के पंच मारने गया था सीधा सीतू के ऊपर ताकि सीतू को ही खत्म कर दे, लेकिन पंच लगने से पहले ही सीतू जो था वो कोड़ा उठाता है और सीधा वूया के सीने के आर पार ही घुसा देता है, जिस वजह से वूया की एकदम खराब। सीतू कहता है कि वूया ने रूल तोड़े हैं, उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझ पर हाथ उठाने की सजा यही है
की जगह पर उसकी जान ले ली जाएगी, तो मैंने इसको इसकी सजा दे दी है। वूया अब यहाँ पर मारा जा चुका है। कुछ ज्यादा ही इसके अंदर गर्मी छा गई थी, मैंने एक ही बार में इसकी जान लेकर इसकी सारी गर्मी उतार दी। सीतू के साथ एक लड़की आई हुई थी, तो सीतू उससे कहता है कि तुम्हें तो मेरे बड़े भाई ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है ना, तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े अचार डाल रही थी। देखो मैंने वूया को मारा, उसका खून मेरे कपड़ों पे आकर लग चुका है, तो इसको साफ कौन करेगा? तो वो लड़की कहती कि देखो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि तुम्हारे नौकरगिरी करने के लिए, इसलिए जो करना हो ना अपने हद में रहकर बताया करो। तो सीतू कहता है कि अच्छा तो तुम ज्यादा बातें सिर्फ मेरे बड़े भाई की मानती हो, चलो फिर कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। उसको लग रहा था कि यहाँ पर वूया मर गया। बेचारे अंकल सुन जो थे उनको तो बिल्कुल सदमा ही लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मानता हूँ कि हम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हम दोनों बिल्कुल फादर और सन की तरह रहा करते थे। वूया मैं तुमसे कुछ ही साल पहले तो मिला था, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा बन गया हम जन्मों से एक साथ हैं, और देखो आज मेरी वजह से तुमने अपनी जान गंवा दी। बेचारा अंकल सुन जो था वो यहाँ पर वूया की कब्र भी बना चुका था ताकि उसको दफना सके, क्योंकि चांस ही नहीं लग रहा था कि वूया यहाँ पर इस चीज से बचा होगा। उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी। अंकल सुन कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। उम्मीद है कि तुम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। इसके बाद वही स्टिक जिसके अंदर मिनलोंग जाकर छुपी हुई थी और वो आसमान में कहीं खो गया था, वो स्टिक सीधा अंकल सुन जो था वो वूया के गले में टांग देता है। अंकल सुन कह रहा था कि ये स्टिक मेरे जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ते जा रही है। मेरे दादा के पास थी, दादा से पिता को मिली, पिता ने दिया। आज तक कि मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, ना कि मेरे जनरेशन में किसी ने किया था, पर आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इसका इस्तेमाल कर सको। तुम बिल्कुल प्रबल दावेदार हो इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे ही वो स्टिक वूया के गले में गई थी, वूया अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है। वो बस ऐसे जमीन पे गिरता जा रहा था। वूया कह रहा था कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे आगे बहुत बढ़ना है, मुझे मेरे दुश्मनों को सबक सिखानी है, उनको उनकी औकात दिखानी है। तो मैं भी नहीं मर सकता, इतनी जल्दी मैं नहीं मर सकता, मुझे बचा लो। वूया को उसके सारे दुश्मन नजर आ रहे थे, सभी उसको नजर आ रहे होते हैं जिसने भी उसके साथ गलत काम किया। वूया का दिल बैठा जा रहा था कि दुश्मन को ऐसे छोड़ दिया तो मेरे मरने का क्या फायदा। लेकिन तभी यहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है वूया को। वो आवाज उससे कह रही थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। मैं बहुत जमाने से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरी इनहेरिटेंस हासिल कर सके, और देखो फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया। तुम्हारे अंदर पूरा फुल पोटेंशियल है जो तुम मेरे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसको भी मेरी इनहेरिटेंस मिलेगी ना, वो आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। वो ऐसा इंसान बनेगा जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि हेवन भी उसके खड़ा घबराएगा। उसके नाम सुन के पूरे जमीन और आसमान में हर एक जिंदा चीज की रूह कांप जाएगी। वूया के चारों तरफ बिल्कुल अजीब से पैटर्न्स बनने लगे थे। ये वही पैटर्न्स थे जो कि इनहेरिटेंस उसको उस इमॉर्टल के हासिल हो रहे हैं, जिस वजह से वूया की पावर बहुत ज्यादा हाई तरीके से इंक्रीज होने वाली थी। वूया जहाँ बिल्कुल कमजोर, उसके पास कल्टीवेशन का ABCD भी नहीं था, अब उसके पास इतने पावरफुल इमॉर्टल की इनहेरिटेंस आ चुकी थी। वूया यहाँ पर अपनी पावर की मदद से कह रहा होता है कि जब मुझे ये मिला है ना, तो मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाऊंगा। मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि दुश्मन मेरे से कांपेंगे। मैं हेवन को अपने सामने झुका दूंगा, पूरे जमीन और आसमान पे मेरा राज होगा। पूरी दुनिया को मैं अपने दुश्मनों को मार मार कर शमशान घाट बना दूंगा। क्या ही कमाल का ये एटीट्यूड वाला बंदा बनने वाला है आगे जाकर, और उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग भी होगा जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो बस अब यहाँ से वूया के जर्नी की शुरुआत हुई है। इसके बाद वूया सीधा का सीधा उस स्टिक पे सवार होकर आसमान को फाड़ते हुए हेवन में पहुंच जाता है। वो हेवन का नजारा क्या ही खूबसूरत था। वूया कहता है तो अच्छा इसको बोलते हैं हेवन, जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल रहा करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है, देख लेना वो दिन जरूर आएगा जब ये पूरा हेवन मेरे सामने झुककर खड़ा होगा। तो वहीं अंकल सुन जो थे वो अभी भी यहाँ पर टेंशन में थे कि मैंने अपनी वो स्टिक तो वूया को दे दी, लेकिन वो स्टिक काम करी या नहीं करी, वूया अभी तक के होश में क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर जाओ पहुंच जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद कहता कि ओए अंकल सुन, क्या हुआ, अकेले बैठे हो, सब ठीक तो है ना, कुछ परेशानी है क्या? मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी आकर परेशानी कम कर दूं। वो क्या है ना कि अब वूया तो नहीं रहा, वही तो तुम्हारा सहारा था जो तुम्हें जरूरत की चीजें ला कर देता था। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी ना वूया के साथ जाकर कब्र में दफन हो जाओ। दोनों को फिर कंपनी मिलती जी रहेगी, और इसके बाद आफ्टर लाइफ के अंदर भी तुम दोनों एक साथ रहोगे। तो तुम्हारा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहकर, तो तुम्हें ही मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ।
तो बुढ़ऊ चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंकल सुन कह रहा था कि तुमने वूया को मार दिया, तुम अब मुझे भी क्यों मारना चाहते हो, तुम सब कुछ तो छीन चुके हो, मेरे पास बचा ही क्या है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन जाओ तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जैसे यहाँ पर हमला करने वाला होता है, वूया की जो कब्र बनी थी वो फटकर बाहर आ जाती है और ऐसा धमाका वहां पर हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी। चारों तरफ वूया का ऑरा फैला था। वो ऑरा ऐसा कि सामने एक ककून के अंदर जो बटरफ्लाई होती है, ऑरा की वजह से ककून फटता है और बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। इतना कमाल का वो ऑरा वूया के अंदर से बाहर निकला था। जाओ जैसे ही सामने देखता है, उसको सामने वूया खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि हवा में खड़ा था। जाओ कहता है कि तू जिंदा कैसे बच गया, तू तो कब्र के अंदर था ना, कब्र फाड़ के कैसे बाहर आया, तू जिंदा कैसे बच सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वूया कहता है कि तू हम दोनों को कंपनी दिलवाना चाहता था ना आफ्टर लाइफ अंदर, मैं तुझे कंपनी दिलवाने के लिए आया हूँ इसी लाइफ के अंदर। जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, तू पहले भी कमजोर था, तू अभी भी कमजोर होगा, कब्र से बाहर आ गया तो क्या फायदा, फिर भी मैं तेरी जान ले सकता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड को लिए वूया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वूया की जान ले सके, लेकिन उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर वूया को टच क्या कर पाती, वो उसकी जान क्या ले पाती। वूया अपनी एक उंगली आगे करता है और जैसे उसने अपनी उंगली को आगे किया था, वो जाओ की स्वॉर्ड उल्टा घूमकर उसका ही सीना फाड़ते हुए उसके शरीर के आर पार हो जाती है। ऐसा ब्रूटल तरीके से वो जाओ यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। जाओ को मारने के बाद वूया जब अपने अंकल सुन के पास आता है, अंकल सुन उससे कहते कि भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम यहाँ पर रिटर्न क्यों आए, एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अंदर दोबारा से जान नहीं है, तुमने खुद को वापस बचाया लेकिन बचते साथ ही तुमने इस जाओ की जान ले ली। अब सेक्ट वालों को पता चलेगा कि तुमने इसको मारा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो फिर से तुम्हारी जान लेने के लिए आ जाएंगे। एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ, जितना दूर हो सकता है ना उतना दूर भाग जाओ, इस जाओ को मारने का इल्जाम मैं खुद के ऊपर लेने को तैयार हूँ। एक बार तो तुम्हें इतनी बुरी हालत में देख चुका हूँ, दोबारा मुझसे नहीं देखा जाएगा। लेकिन वूया कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जिंदगी में हमने बहुत भाग लिया, बस जिंदगी भर भागते ही रहे हैं, अब और नहीं भागना, अब भगाना है अपने दुश्मनों को, उनको उनकी औकात दिखानी है, भागना बहुत हो गया। लेकिन अंकल सुन कहते कि नहीं वूया, तुम समझ नहीं रहे, इतना आसान नहीं होगा दुश्मनों का मुकाबला करना, तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो, नहीं जाओगे ना तो अपना सर फोड़ लूंगा मैं यहाँ पर। अंकल सुन जैसे ही अपना सर फोड़ने की कोशिश करता है वो वहां पर रुक जाता है। वूया उससे कहता है कि मुझे पता है अंकल सुन, आप यहाँ पर नाटक कर रहे हो, कितनी बार एक ही तरीका आजमाओगे मुझे मनाने का, अब तो मैं आपके इस तरीके से वाकिफ हो चुका हूँ, तो कोई नया तरीका ढूंढा कीजिए। अंकल सुन भी यहाँ पर शांत बैठ जाते हैं और वो वूया से कहते हैं कि भैया देखो, तुम अपने बारे में सोचो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तुमने इतनी मुश्किल से अपनी जान को बचाया है, वापस से उसे खतरे में मत डालो। लेकिन वूया कहता है कि नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो मुझे दोबारा जिंदगी मिली है ना, मैं काल बनकर आऊंगा अपने दुश्मनों के ऊपर, उनकी ही जान लेने के लिए मुझे ये दोबारा जिंदगी मिली है, तो इसको ऐसे जाया तो नहीं जाने दे सकता, मैं अत्याचार का बदला उनके खून से लूंगा। अगले ही महीने यहाँ पर सेट का कंपटीशन होने वाला है, मैं उस कंपटीशन में जाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि जो लोग मुझे कमजोर समझते थे ना, कि मैं अब क्या चीज हूँ, पूरी दुनिया में मेरी दहशत होगी। इसके बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो ये अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो जंगल में आकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, अब वो उस छोटी सी लॉकेट वाली स्टिक को भी देख रहा होता है। वो कहता है कि ये स्टिक तो अब काम ही नहीं कर रही, उस टाइम तो उसने बहुत अच्छी पावर मुझे दी थी, लगता है कि इसकी पावर खत्म हो गई क्या, या बस इतना ही इसका काम था। वो उसको ठोक ठोक कर पूछ रहा होता है कि अंदर कोई बैठा है क्या, बैठा तो मेरी हेल्प करो ना। तभी उसके अंदर से पावर निकलती है, वो पावर वूया को स्टिक के वर्ल्ड के अंदर ले जाती है। वहां पर आने के बाद वूया एकदम हैरान, यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही मानो दुनिया थी। वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी लेकिन उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी होती है। पीछे से आवाज आ रही थी वूया को कि करीब 1,20,000 साल तक के मैंने किसी का इंतजार किया था लेकिन कोई आया नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो, किसी इंसान से इतने सालों बाद मिल करना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम दोनों की लाइफ ना बहुत ज्यादा मिलती है। मैं भी दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हूँ, तुम भी उसी तरह की फीलिंग्स रखते हो। लेकिन तभी वूया उस बच्ची को पकड़ लेता है जो कि मिन लोंगी थी। वही यहाँ पर छुप कर वूया से इस तरह की बातें कर रही थी। वूया कहता है कि अबे बच्ची, तू है कौन और तू उस स्टिक के अंदर क्या कर रही है, यहाँ पे तेरा काम क्या है। तो मिन लोंग कहती कि बेवकूफ इंसान, वो स्टिक किसी और की नहीं, मेरी ही स्टिक है जो कि अब तुझे मिली है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने पूरे हेवन में तबाही मचा दी थी, पूरे हेवन को मैंने हिला कर रख दिया था। लेकिन वो क्या है ना, उस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए मैं उस टाइम हार गई थी। तो मुझे कम मत समझना, मेरी इतनी पावर है ना कि मैं फूंक मारते हुए तुझे ये दुनिया से वो दुनिया पहुंचा सकती हूँ। वो ये कहता है कि अबे यार, तुम कितनी छोटी सी बच्ची हो, बातें कितनी बड़ी बड़ी करती हो, क्या सच में तुम्हारा वो स्टिक है क्या। जाओ, मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी मामूली सी बच्ची और इतना ज्यादा पावरफुल स्टिक लेकर रखोगी। अच्छा, अगर तुम्हारे पास वो स्टिक है, तुम्हारा ही वो स्टिक है ना, तो जरा मुझे करके तो कुछ दिखाओ, चलो मेरी कल्टीवेशन बढ़ाओ।
तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास पावर है और तुम कुछ करके दिखा सकती हो। तो मिनलोंग कहती कि ठीक है, फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होते जाएगी। तो यहाँ पर मिनलोंग वूया को गाइड कर रही थी और वूया यहाँ पर जिस जंगल में होता है वहाँ के बीस्ट से मुकाबला करने लग जाता है। मिनलोंग उसको गाइड करते हुए बता रही थी कि देखो, कल्टीवेशन की शुरुआत में ना सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना पड़ता है ताकि वो कल्टीवेशन को हैंडल करने के लायक हो जाए। बॉडी को मजबूत बनाने के 3 स्टेप होते हैं जिनको तुम 3 लेवल भी कह सकते हो। पहला लेवल होता है बॉडी की जो फ्लैश है, मांस वगैरह, उसको मजबूत बनाना। दूसरा लेवल होता है तुम्हारे शरीर के टेंडन्स जो होते हैं उनको मजबूत बनाना। और तीसरा और आखिरी स्टेप होता है बॉडी को मजबूत बनाने का कि अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना। जब तुम ये 3 काम कर लोगे ना तो तुम्हारी बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि वो आगे के कल्टीवेशन लेवल को हैंडल कर सके। तो चलो फटाफट से काम शुरू कर दो, तुम्हें ये 3 लेवल ना अभी के अभी क्रॉस करने हैं ताकि तुम्हारी बॉडी मजबूत हो जाए। वूया यहाँ पर उन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था और फाइट करते करते वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो तीनों जो शुरुआत के लेवल होते हैं उन्हें ब्रेक कर सके। कुछ टाइम के अंदर उसने अपने मांस को पावरफुल बना लिया था, मतलब कि पहला लेवल ब्रेक हो गया बॉडी पावरफुल करने का। लेकिन ये करते करते उसको करीब करीब पूरा 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने तक की ट्रेनिंग कर रहा था और 1 महीना पूरा होने के बाद वो अपने 3 लेवल को पूरा करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो आगे की कल्टीवेशन को हैंडल कर सकता है। मिनलोंग कहती कि अबे यार, तुम कितने ज्यादा स्लो हो, तुमने 1 महीना लगा दिया सिर्फ 3 मामूली से लेवल सीखने में। मेरा तो ये 3 मिनट का काम नहीं था। बहुत कमजोर हो यार तुम्हें ना पावरफुल बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम तो थका दोगे मुझे। वो यह सोच रहा था कि अरे यार, बाकी लोगों का कल्टीवेशन लेवल तो मार्शल लेवल होता है, अलग अलग तरह के लेवल होते हैं, लेकिन इस मिनलोंग का कल्टीवेशन लेवल इतना अजीब क्यों है? मांस वाला, टेंडेंस वाला, ये बोन्स वाला, ये कैसे कल्टीवेशन होते हैं? तो मिनलोंग कहती कि बाकियों की तरह ही बनना है या उनसे आगे निकलना है। आगे निकलना है ना तो जब मैं कहती हूँ वो करते जाओ, सवाल मत उठाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी वूया को जंगल में थोड़ी सी दूर किसी के फाइट की आवाज सुनाई देती है, मानो कि यहाँ पर किसी की फाइट हो रही हो। इसके बाद हम जंगल के उसी जगह का सीन देखते जहाँ पर सच में फाइट हो रही थी। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था यानली। वो जब जंगल में आई हुई थी तो अचानक से एक बहुत ही पावरफुल भालू था जो उसके पीछे पड़ चुका था। वो भालू भी मामूली नहीं बल्कि बिल्कुल अजीब सा ही दिखाई दे रहा था। यानली उस भालू के साथ फाइट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पावर कम पड़ते जा रही थी और ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी पावर भी एग्जॉस्ट हो जाती है। इस वजह से वो भालू अब यानली के ऊपर भारी पड़ता जा रहा था, लेकिन वो उसकी जान ले पाता कि तभी वहाँ पर वूया पहुंच जाता है जो अपने स्टिक की मदद से भालू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो यानली से कहता है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये भालू तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी पावर देखकर यानली कहती है कि तुमने तो अभी सिर्फ अपने 3 लेवल को ही ब्रेक थ्रू किया है, तुमने तो अभी तक कल्टीवेशन के ढंग से शुरुआत भी नहीं करी और तुम्हें पता है ये जो बीस्ट है ना, लेवल 6 का बीस्ट है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो मुझे यहाँ से भगा ले चलो, हम यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए वो अभी यहाँ पर उस बीस्ट से बचते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जंगल के जंगल वो पार करता जाता है लेकिन बीस्ट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिनलोंग जो थी वो वूया से कहती है कि अबे गधे आदमी, तुम भाग क्यों रहे हो? भागो मत, जाके बीस्ट से फाइट करो। तुम्हें मैंने अचार डालने के लिए या भागने के लिए टेक्निक सिखाई है, कुछ तो सिखाया ना अभी तुम्हें, उसका कम से कम तो इस्तेमाल करो और जाओ बीस्ट से फाइट करो। ऐसे ही भागते रहोगे तो दुश्मनों से भी तुम्हें भागना पड़ेगा और मेरी बात नहीं सुनोगे तो गड्ढे में गिरोगे, याद रखना इस बात को। और वैसा ही होता है। भागते भागते वूया एक खाई के पास आकर खड़ा हो चुका था। सामने बीस्ट और पीछे खाई, बीच में आकर वूया और यानली अटक चुके थे। यानली अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करती है और बीस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बीस्ट तो अभी भी बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था जिस वजह से उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल। कोई चारा ना होने पर अब यहाँ पर वूया जो था वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर की मदद से वो उस बीस्ट के साथ ही भिड़ जाता है। मार मार कर बीस्ट की तशरीफ लाल कर चुका था, कुत्तों की तरह वो उसको मारता है। इस वजह से लेवल 6 का बीस्ट जो इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था वो 2-4 अटैक में ही वूया के ढेर हो जाता है। वो ढेर भी ऐसा हुआ था कि वो सीधा गिरता है वूया और यानली के ऊपर, जिस वजह से वो दोनों खाई के नीचे आकर गिर चुके थे। किस्मत अच्छी थी कि नीचे तालाब था तो इस वजह से वो दोनों बच गए, वरना तो वाट लग जाती दोनों की। रात को वूया अच्छी खासी मछलियां वगैरह पका कर यानली को दे रहा होता है कि लो इससे खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना तो तुम अपना पेट भर सकती हो। वो उससे कहता है कि मुझे जरा एक बात बताओगे कि आखिर तुम इतने अकेले इस जंगल में आई क्यों थी? ये जंगल मामूली नहीं है, बहुत खतरनाक है क्योंकि मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। यानली कहती है कि ना अचानक में ही यहाँ पर जंगल में जितने भी बीस्ट हैं उनके मिजाज बदलते गए हैं, एकदम एग्रेसिव हो गए हैं, वो सारी चीजों पे हमला करना शुरू कर चुके हैं। तो उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी कि इन बीस्ट के साथ हो क्या रहा है और देखो मैं यहाँ पर आकर फंस गई। वो तो भला हो तुम्हारा जो तुमने आकर मेरी जान बचाई। वो बड़े मजे से यानली जो वूया ने मछली दिया था खाने लग जाती है। वूया जब यानली को देखता है तो उसके पैरों में चोट लगी थी, वो अपने हाथों से उसके ऊपर पट्टी लगाने की कोशिश करता है। यानली थोड़ा सा घबरा जाती है कि कहीं ये वूया मेरे साथ
कुछ गलत हरकत ना करे। तो वो यह यकीन दिलाता है कि नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो यहाँ पर अच्छी तरह से पट्टी वगैरह बांध देता है यान ली की चोटों पर और उससे कहता है कि अब हमें ना चलना चाहिए, क्या पता आपके सेक्ट के जो लीडर वगैरह होंगे वो आपके लिए टेंशन में होंगे, तो मैं उन्हें मैसेज करके बता देता हूँ, मैं अपना मैसेज भेज दूंगा उन्हें, तो महल से कोई आ जाएगा आपको लेने के लिए। तो यानली कहती कि नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लीडर को पता चला ना तो वो मुझे बहुत चिल्लाएंगे, इसलिए लीडर के जानकारी हासिल करने से पहले मुझे महल पहुंचना होगा, तुम मुझे बस महल तक पहुंचा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो यानली कहती है तुमने ये कर दिया ना तो मैं तुम्हारा एहसान भी कभी नहीं भूलूंगी, जिस पर वूया मान जाता है और वो उसको महल ले जाने लग गया था। जंगल का अभी भी बहुत सारा रास्ता बचा था जो कि अभी भी बहुत खतरनाक बीस से भरा होगा। इस वजह से यानली को वूया की जरूरत पड़ेगी, तो वूया से भी बीस से मुकाबला करते हुए यानली को जंगल के पार करवा देता है। इसके बाद अगले दिन वूया जो था वो सेक्ट की सफाई कर रहा था क्योंकि कंपटीशन कभी भी चालू होने वाला है। तो यहाँ पर अरीना वरीना की सफाई की जा रही है। वहाँ पर दो और बंदे थे, वो यहाँ वूया को देखकर कहते कि ये जिंदा कैसे बच गया, इसको तो थोड़े टाइम पहले सीतू ने अपने कोड़े से मारकर जान से खत्म कर दिया था, लेकिन देखो फिर भी बच गया, बड़ा ही ढीठ किस्म का बंदा है, मरता ही नहीं है ये। मैंने तो सुनकर रखा था कि वहाँ पर कुछ टाइम पहले जाओ को भी किसी ने मार दिया, ऐसा कहा गया कि बीस्ट ने जाओ को मारा है, तो वो बीस्ट तो इस वूया को भी मार सकता था ना, जबकि ये तो अधमरा ही था, लेकिन फिर भी ये बच गया, बड़ी प्यारी किस्मत है इसकी। तभी वहाँ पर सीतू भी आने लग जाता है। अंकल सुन जो थे वो यहाँ पर वूया से कहते कि वूया अपनी नजर छुपा लो, सीतू ने तुम्हें देखा ना तो भड़क जाएगा और वो कहीं फिर से तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करे तो उसके सामने मत जाना। तो वूया कहता है कि नहीं अंकल सुन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कितना भागता रहूंगा दुश्मनों से, अब तो नहीं भागना है मुझे, अब दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना है, उसके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहना है मुझे। सीतू जैसे ही यहाँ पर वूया को देखता है वो कहता है कि अच्छा तू अभी तक के जिंदा है, लगता है कि मेरा जो कूड़ा था ना वो चाइना माल था जिसने तेरे पर हमला करने के बाद भी तेरी जान नहीं ली, लेकिन चल खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, इस बार जब आ गया हूँ तो इस बार कैसे तुझे छोड़ सकता हूँ, पिछली बार का भी हिसाब किताब पूरा करना है, मुझे दो बार मौका मिल गया तेरी जान लेने का, इस बार ना जब तक तू पूरी तरह से मर नहीं जाता, जब तक तू दफन होके खत्म नहीं हो जाना तब तक मैं तुझे देखता रहूंगा कि तू फिर से जिंदा हो पाता है या नहीं हो पाता। वूया यहाँ पर भड़क चुका था, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, पूरे गुस्से के साथ अपना ऑरा फैलाते हुए कहता है कि चल ट्राई करके देख लेना, अब मैं पहले वाला वूया नहीं रहा, तुझे कुत्ते की मौत मार सकता हूँ मैं, यहाँ पर तेरे अत्याचार बहुत हुए। इस चीज को देखकर वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे सभी एकदम दंग रह चुके थे कि बाप रे ये वूया को हो क्या गया, इतना डरपोक इंसान, मार खाने वाला इंसान इस तरह से कैसे बात कर रहा है और इसके पास पावर कैसे आई। वूया और सीतू अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म माहौल हो चुका था। लेकिन ये लोग की यहाँ पर फाइट हो जाती कि तभी वहाँ पर कोई उड़ते हुए आता है, जो आने के बाद कहता है कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ यहीं पर। लेकिन कौन यहाँ पर उड़ते हुए आया था इसके बारे में तो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिसे मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश